बेंगलुरु के राजाजी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नागराज रोड में स्थित 5वीं ब्लॉक पर जय कुमार जैन अपने परिवार के साथ रहते थे। 18 अगस्त 2019 का दिन था, रविवार का दिन था। कुछ स्थानीय लोग रोड पर टहल रहे थे, तभी अचानक से कुछ लोगों ने देखा कि जय कुमार जैन के मकान के बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें और धुएं निकल रहे। स्थानीय लोगों ने बिना कुछ देरी किए सबसे पहले पुलिस को और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को भी कॉल कर दी। उसके थोड़ी देर के बाद उस मकान से उसकी बेटी दौड़ते हुए बाहर निकलती है और चीखते चिल्लाते हुए कहती है कि घर में आग लग गई और मेरे पिताजी आग के चपेट में। थोड़ी ही देर के बाद दमकल की गाड़ियां और पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाती है। जल्दी ही फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पा लेते हैं और आग को बुझा दिया जाता है। उसके बाद सभी मिलकर पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी उस घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद देखते हैं आग सिर्फ जय कुमार जैन के कमरे पर ही लगी हुई थी। उस कमरे के दरवाजा को खोला जाता है और पुलिस जैसे अंदर प्रवेश करती है तो देखती है जय कुमार जैन बाथरूम के फर्श पर औंधे मुंह लेटे हुए। उनका आधा शरीर जल चुका था। जय कुमार जैन की वहीं पर मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि जय कुमार जैन कपड़े का एक बहुत बड़ा थोक व्यापारी था, उस शहर में उसे हर कोई जानता और पहचानता था। इसलिए उसकी मौत की खबर सुनकर स्थानीय लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर टुडू है। ये मेरा इस टाइप का पहला वीडियो है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जय कुमार जैन कपड़े का एक बहुत बड़ा थोक व्यापारी था। इनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे थे। एक बड़ी लड़की थी जो करीब 15 साल की थी और एक छोटा लड़का था जो करीब 9-10 साल का था। जय कुमार जैन मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर के निवासी थे। परिवार में सब कुछ था, ऐसे की कोई कमी नहीं थी। सुख शांति समृद्धि परिवार में वो सारा चीज था। घर के सभी लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। माता पिता अपने दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे। मृत्यु के एक दिन पहले यानी कि 17 अगस्त 2019 शनिवार का दिन था। जय कुमार की पत्नी और उसके बेटे को पुडुचेरी में पारिवारिक प्रोग्राम में शामिल होना था। इसलिए जय कुमार जैन उसी दिन शाम को अपने पत्नी और बेटे को अपने कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए चले गए। घर में बेटी अंकिता अकेली थी। पत्नी और बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद जय कुमार जल्दी ही घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद पिता और बेटी एक साथ अच्छी तरीके से डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद बेटी अंकिता एक गिलास दूध लेकर अपने पिता के कमरे में पहुंचती है और बोलती है, पिताजी दूध पी करके ही सोइएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब उसकी पत्नी होती थी तो हर एक रात को सोते समय उसकी पत्नी उसके लिए दूध लाया करती थी। लेकिन आज पत्नी के चले जाने के बाद ये फर्ज उसकी बेटी निभा रही थी। दूध पीने के बाद जय कुमार जैन अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन बाथरूम से उसकी लाश बरामद हो जाती है। मामला चूंकि प्रतिष्ठित व्यापारी का था, हर कोई उसे जानता था, पहचानता था। इसलिए चारों तरफ पूरे शहर में इस घटना के बारे में कानाफूसी हो रही थी। चूंकि बड़े व्यापारी थे, इसलिए मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी गई। खबर पाकर पुलिस के उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर जल्दी पहुंच गए। तत्कालीन पुलिस आयुक्त धनंजय कुमार और डीसीपी शशि कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उसके साथ फोरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच गई। मौके से जरूरी साक्ष्य और सैंपल को कलेक्ट कर पुलिस ने जय कुमार जैन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दिया। अब मौका वारदात पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। बेटी अंकिता से जानकारी ली गई तो बेटी ने बताया कि सुबह पापा बाथरूम में नहाने के लिए गए थे। तभी बाथरूम में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें पापा बुरी तरीके से झुलस गए। हम दोनों ने उसे बचाने की काफी कोशिशें की, लेकिन हम लोग उसे बचा नहीं पाए। उसके चक्कर में हम दोनों भी झुलस गए। इस पर पुलिस ने बेटी अंकिता से पूछा कि हम दोनों कौन, घर में तो तुम अकेले ही थे। तब उसकी बेटी ने बताया कि मेरा दोस्त प्रवीण कुमार भी मेरे साथ था और हम दोनों ने काफी प्रयास किया अपने पिताजी को बचाने के लिए, लेकिन हम लोग उसे बचा नहीं पाए। डीसीपी शशि कुमार इस सनसनीखेज घटना का खुलासा जल्दी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत ही अलग अलग टीमें गठित कर दी और सभी को आवश्यक निर्देश दिए गए। अब पुलिस टीम के द्वारा आसपास के लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाने लगी। अलग अलग पूछताछ में छोटी छोटी सुराग मिलते गए। लोगों ने पुलिस को बताया कि जय कुमार की बेटी का प्रेम प्रसंग प्रवीण कुमार नाम के युवक से चल रहा था, जो कि पड़ोस का ही लड़का था।
अब पुलिस को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी, क्योंकि घटना के वक्त भी प्रवीण कुमार जय कुमार जैन के घर में ही मौजूद था। अब पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब पुलिस को उस काले चीज को ढूंढने की जरूरत थी, क्योंकि मकान के जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को भी गद्दे पर खून के दाग मिले थे, जिसको बारीकी से साफ किया गया था। गद्दे के अलावा दीवार और फर्श पर भी खून के पोंछने के दाग मिले थे। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक के झुलसने से पहले उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। इसकी जानकारी पुलिस के वरीय अधिकारियों को दी गई। अब पुलिस पूरी तरीके से जय कुमार की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड प्रवीण कुमार पर शक करती है। पुलिस ने बिना देर किए दोनों को दूसरे दिन ही हिरासत में ले लिया। दोनों के मोबाइल को सबसे पहले जब्त कर लिया गया। दोनों को अलग अलग कमरे में बैठा लिया गया। इसके बाद दोनों से अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। दोनों ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इसके बाद पुलिस की कड़ाई से पूछताछ करने पर आखिरकार दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली। डीसीपी शशि कुमार ने 19 अगस्त के दिन यानी दूसरे दिन ही, घटना के दूसरे दिन सोमवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मामले को दर्ज कर हमने गहन पड़ताल की और महज 24 घंटे के अंदर ही इस केस को हमने सुलझा लिया। इस घटना के आरोपी मृतक की 15 वर्षीय बेटी अंकिता कुमारी और उसका बॉयफ्रेंड 19 वर्षीय प्रवीण कुमार था। पुलिस ने इन दोनों को भी हिरासत में ले लिया। उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया चाकू को भी पुलिस ने घर से बरामद कर लिया है। साथ ही साथ खून से सना गद्दा, कपड़े और अन्य साक्ष्य भी पुलिस ने जुटा लिए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इन दोनों ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अंकिता बेंगलुरु शहर में ही एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। वह 9वीं क्लास में पढ़ती थी और संयोग से उसी स्कूल में प्रवीण भी पढ़ता था। प्रवीण अंकिता से 3 साल सीनियर था। वो इंटर लास्ट ईयर का स्टूडेंट था। दोनों की दोस्ती 5 साल पहले ही हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया, दोनों को पता ही नहीं चला। इसके बाद दोनों लिव इन में कभी कभी रहने लगे थे। 1 साल के बाद अंकिता 10वीं कक्षा में चली जाती है और प्रवीण अपना इंटर वहाँ फाइनल कर दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए चला जाता है। वहाँ से वो बैचलर डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन ले लेता है दूसरे कॉलेज में। उसके बाद दोनों की दूरियां बढ़ जाती है। दोनों आपस में कम मिलते हैं, क्योंकि दोनों की जो पढ़ने की जो संस्थाएं थी वो अलग अलग थी। इसीलिए दोनों अब मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहने लगे। दोनों घंटों बात करते, दोनों घंटों मोबाइल में मैसेजिंग, चैटिंग, व्हाट्सएप पर बिजी रहते। और यही बात अंकिता के पिता जय कुमार जैन को अच्छी नहीं लगती थी। वो जब भी अपने बेटी को देखते, एनी टाइम वो मोबाइल पर ही बातें किया करती थी। अगर बात बंद हो जाती थी तो उसके बाद वो मोबाइल में मैसेज किया करती थी, चैटिंग किया करती थी। उसके पिताजी उसे बार बार टोकते कि तुम कहाँ बात करती हो, किससे बात करती हो, अभी तुम्हारा पढ़ने लिखने का समय है और तुम मोबाइल में ही एनी टाइम बिजी रहती हो। लेकिन ये सभी हिदायतें अंकिता को अच्छी नहीं लगती थी। कुछ दिन के बाद अंकिता के पिता को प्रवीण के बारे में पता चल जाता है। जय कुमार अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं और उसे प्यार से समझाते हैं, बेटी ये सब करने की उम्र तुम्हारी नहीं है, अभी तुम नाबालिग हो, मात्र तुम 15 साल की हो, अभी तुम प्रवीण के करीब नहीं जाओगे। जय कुमार अपनी बेटी को बार बार समझाते हैं, लेकिन कितनों बार समझाने के बावजूद भी अंकिता अपने पिता की एक भी बात नहीं मानती है। लाखों बार मना करने के बावजूद वो प्रवीण के करीब ही जाती है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया था कि किस तरह अंकिता अपने माता पिता को गुमराह करके सहेलियों के साथ बाहर घूमने के बहाने प्रवीण के साथ मुंबई चली गई थी और करीब 1 सप्ताह प्रवीण के साथ वहां मौज मस्ती कर घर लौटी थी। घर लौटने के बाद कुछ दिन के बाद जय कुमार जैन को जब बेटी की सहेलियों से पता चलता है कि बेटी अंकिता उनके साथ नहीं प्रवीण के साथ मुंबई गई हुई थी, तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जय कुमार जैन अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं और उसके बाद अपना बेल्ट निकाल कर उसे खूब पीट देते हैं। साथ ही साथ उसका मोबाइल भी छीन लेते हैं। जय कुमार जैन अपने बेटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहने लगे और उसमें तरह तरह की पाबंदियां लगा दी। घर से कम निकलना है, लोगों से बातें कम करना है, फ़ोन पर ज़्यादा बिजी नहीं रहना। फ़ोन तो वैसे भी उन्होंने छीन ही लिया था, लेकिन घर का फ़ोन को भी प्रयोग में अगर वो लाती है तो ज़्यादा यूज नहीं करना।
मतलब लिमिटेड समय के लिए फ़ोन को यूज करना था। उसके बाद एक दिन अंकिता बाहर चोरी छिपके प्रवीण से मिलने चली जाती है। उनसे मिलने के बाद पिता द्वारा मोबाइल छीनने वाली बात को प्रवीण को बताती है। प्रवीण भी बिना देरी किए हुए एक नया मोबाइल फ़ोन और एक नया सिम कार्ड खरीद के उसे दे देता है। उसके बाद दोनों काफ़ी सतर्क हो जाते हैं। दोनों अब चोरी छिपके मोबाइल से ही बात किया करते थे और चोरी छिपके कभी कभार ही मिलते थे, कभी मॉल में, कभी रेस्टोरेंट में, क्योंकि उसके पिताजी का उन्हें बहुत खौफ था। लेकिन कुछ दिन के बाद जय कुमार को इसकी भी भनक लग जाती है कि बेटी अंकिता कोई नया मोबाइल अपने पास रखी हुई है। जय कुमार जैन उस मोबाइल को भी छीन लेते हैं और अपने बेटी को काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं और फटकारते हैं। अब अंकिता अपने पिता से नफरत करने लगी। अब रोज वो अपने पिता को नफरत की निगाह से देखने लगी। एक दिन चोरी छुपे फिर वो प्रवीण के पास चली गई। प्रवीण के पास जाने के बाद फिर वो अपने पिता के द्वारा किया गया क्रूरता के बारे में बताने लगी कि यार मेरे पिताजी आप मुझे चैन से जीने नहीं देते हैं, घर में जेल की तरह मुझे रखते हैं। कुछ तो करना होगा, कुछ तो सोचो ताकि मुझे पहले जैसा आज़ादी मिल पाए। प्रवीण थोड़ा देर सोचता है और अंकिता को बोलता है कि क्यों ना हम दोनों के रास्ते से तुम्हारे पिताजी को ही हटा दें, क्यों ना उसे चांद से मार दें। पहले तो अंकिता मना करती है क्योंकि वो उसके पिताजी हैं, लेकिन प्रवीण उसे समझाता है कि अंकिता तुम्हें दोनों में से एक ही चीज़ चुनना है, या तो तुम अपने पिताजी के साथ रहो या तो तुम अपने प्यार के साथ रहो। यही बात अंकिता को खटक जाती है क्योंकि वह प्रवीण के प्यार में पागल हो चुकी थी, इसलिए वह अपना प्यार को ही चुनती है। इसके बाद अंकिता अपने पिताजी की हत्या के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद दोनों मिलकर अपने पिता की हत्या की प्लानिंग बनाते हैं। पिछले 2 महीनों से दोनों हत्या के प्रयास में लगे थे, लेकिन दोनों को मौका मिल ही नहीं पा रहा था। आखिरकार 17 अगस्त के दिन अंकिता की माँ और उसके छोटे भाई पुडुचेरी में प्रोग्राम के लिए जाते हैं, तो उसी रात उन्हें सुनहरा मौका मिल जाता है। रात को खाना खाने के बाद अंकिता अपने पिता को जो पीने के लिए दूध दी थी, उसमें 5-6 नींद की गोलियां उसने मिला दी थी। दूध पीने के कुछ ही देर के बाद पिता जय कुमार बिस्तर पर लुढ़क जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बेटी अंकिता अपने पिता को थपथपाकर चेक करती है कि वाकई में ये बेहोश हुए हैं कि नहीं। थपथपाने के बाद जब उसके पिताजी कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि उसके पिता पूरी तरीके से बेहोश हो चुके हैं। और बिना देर के हुए जल्दी प्रवीण को फ़ोन करती है और कहती है प्रवीण जल्दी से तुम आ जाओ, बात बन गई है। प्रवीण भी जल्दी से एक बड़ा सा चाकू साथ में लेकर आ जाता है। के बाद दोनों मिल करके जय कुमार के गर्दन और शरीर के कई हिस्सों पर कई गंभीर वार कर देते हैं, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि प्लानिंग के मुताबिक उन दोनों ने सिर्फ मर्डर तक ही सोचा था। इसके बाद लाश का ठिकाना कैसे लगाया जाए, पहले उन दोनों ने सोचा ही नहीं था। उसके बाद प्रवीण के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना इसकी लाश को हम लोग जला दें और पुलिस को गुमराह करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि लाश इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण जल गई थी। दोनों के सोचते सोचते जल्दी सुबह हो जाती है। इसके बाद फिर प्रवीण जल्दी से घर के बाहर जाता है और बाहर किसी दुकान से 3 बोतल पेट्रोल खरीद कर लाता है। उसके बाद दोनों मिलकर जय कुमार की लाश को कमरे से बाथरूम की ओर घसीट के ले जाते हैं। उसके बाद पेट्रोल उसके ऊपर छिड़क देते हैं और आग लगा देते हैं। उसी दौरान थोड़ा मोड़ा दोनों झुलस जाते हैं। उसके बाद बड़ा ही नाटकीय अंदाज में अंकिता घर से दौड़ते हुए बाहर निकलती है, चीखते चिल्लाते हुए निकलती है। इस तरह दोनों ने मिलकर इस हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन दोनों बेचारे सफल नहीं हो पाए और आखिरकार पकड़ा ही गए। उसी दिन सोमवार की शाम को अंकिता की माँ और भाई भी लौट आए। अंकिता की माँ का कहना था कि शायद हमारे परवरिश में ही कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए इसने अपने पिता की हत्या कर दी। हालांकि इसके बावजूद अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय अंकिता को इनवाइट किया गया, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसके चेहरे पर अपने पिता की मौत का कोई अफसोस ही नहीं था। उधर प्रवीण के माता पिता को अपने बेटे के प्रेम प्रसंग के बारे में किसी प्रकार का कोई जानकारी ही नहीं था। दोस्तों, ऐसी कहानियों को देखकर और सुनकर हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। जरा आप सोचिए, अगर अंकिता प्रवीण से नाम मिली हुई होती
तो शायद आज उसके पिता जिंदा होते। इसलिए हम कुछ क्राइम होने से पहले ही रोक सकते हैं अगर हम सचेत और जागरूक रहें तो। बाकी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।